दोस्तों, एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की के साथ हो जाती है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना देती है। शादी के सिर्फ 2 ही सालों के भीतर उसने अपने पति को गुंडों से पिटवा, सास ससुर के साथ बदतमीजी भी की और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस लगाकर अपने मायके चली जाती है। वहां अपने प्रेमी के साथ घूमती फिरती है, मजे करती है। महिला सुरक्षा के अंतर्गत जितने भी कानून बनाए गए हैं उन सभी का वह दुरुपयोग कर अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। फिलहाल केस की सुनवाई चल रही थी। पूरे 5 साल बाद आज केस का अंतिम फैसला आना था, जो कि एक महिला जज को सुनाना था। जो महिला मजिस्ट्रेट होती है वह 30 या 32 साल की एक ईमानदार और न्यायपसंद महिला होती है, जो कड़े से कड़े फैसलों को बहुत तुरंत सुनाने के लिए जानी जाती थी। जब उनके सामने यह केस आता है तो वह केस को सुनने के बाद उस महिला के पति की तरफ धीरे धीरे अपनी हमदर्दी जताने लगती है और ऐसे ही महिला जज कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक कोर्ट में 2 लोग अपने अपने वकीलों के साथ खड़े हुए थे। पत्नी का नाम प्रियंका होता है और पति का नाम सौरभ होता है। अब दोस्तों, जो कोर्ट में उनका फैसला सुनाने के लिए जज थी वह एक महिला जज होती है। दोनों पति पत्नी की फाइल को पढ़ती है और थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर उस लड़के से पूछती है जिसका नाम सौरभ होता है, जो कि इंटर कॉलेज में एक टीचर था। तो मैडम उनसे पूछती है कि हाँ जी मास्टर साहब, अब आप बताइए, आप इंसान हो या हैवान? तो सौरभ कहता है, मैडम मैं तो एक साधारण सा इंसान ही हूं। तो मैडम कहती है आपकी पत्नी ने जो एप्लीकेशन में लिखवाया है उसके मुताबिक तो आप इन्हें मारते पीटते हैं। दहेज मिलने के बावजूद भी आप इनसे और दहेज लेने का दबाव जमाते हैं। और यह तो इतनी सुंदर है, फिर भी आप गैर लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते रखते हैं। और इसके अलावा जब इनके रिश्तेदार आपके घर आते हैं तो आप उनकी इज्जत नहीं करते, इन पर तरह तरह के अत्याचार करते हो। तो यह इंसानियत है या हैवानियत? अब इन सब बातों को सुनने के बाद सौरभ कहता है कि मैडम ये सब इल्जाम बेबुनियाद, झूठे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर मैडम प्रियंका से पूछती है कि प्रियंका आप बताइए, आपने जो कुछ इनके बारे में लिखवाया है वह सही है या गलत? प्रियंका कुछ बोल पाती उससे पहले ही उनका वकील बोल पड़ता है कि मैडम यह जो शख्स है 1 नंबर का झूठ और मक्कार आदमी है। इसने शादी के पहले दिन से ही मेरी मुवक्किल के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए, इन्हें तरह तरह से परेशान रखा है। मैडम वकील को बीच में ही रोक देती है, कहती हैं कि वकील साहब आप नीचे बैठ जाइए, जिनके साथ यह सब हो रहा है जरा उनको भी तो कुछ बोलने दीजिए। मैडम प्रियंका से पूछती है, जो तुमने तहरीर में लिखवाया है क्या वह सच है? तो प्रियंका कहती है, हाँ मैडम यह बिल्कुल सच है। मैडम ने कहा, अच्छा ठीक है, यह बताइए, एक बार इन्होंने आपके साथ मारपीट की और मारपीट में आपका एक हाथ टूट गया था, जरा आप मुझे बताइए आपका कौन सा हाथ टूटा था? तो उसने बताया कि मैडम मेरा दाहिना हाथ टूट गया था। तो फिर मैडम ने कहा, आपका दाहिना हाथ कौन सा है? तो वह एक हाथ को पकड़ते हुए बताती है कि यह मेरा दाहिना हाथ है। तो मैडम कहती हैं कि आपने जिस हाथ को पकड़ रखा है यह तो आपका बाहीं हाथ है। तो वह तुरंत दूसरा हाथ पकड़ती है कि हाँ मैडम ये वाला है। तो मैडम कहती हैं, अच्छा, जिस इंसान का कोई हाथ टूट जाए तो उसे यह बात जिंदगी भर तक याद रहती है, 1 सेकंड नहीं लगती है यह बताने में कि कौन सा हाथ था, और आप इतना घुमा फिरा कर बता रही हैं। खैर छोड़ो, आपको शायद याद ही नहीं है, लेकिन जब आपका हाथ टूट चुका था तो आप फिर कहां गई थी? तो प्रियंका कहती है, मैं वहीं बैठ गई। मैडम ने कहा, मेरा मतलब यह नहीं, आप इलाज के लिए कहां गई थी? तो उसने कहा, हाँ मैं गई तो थी लेकिन मुझे हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैडम ने कहा, अरे तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, ग्रेजुएशन कर रखा है, तुम्हें इलाज के सिलसिले में कई बार उस हॉस्पिटल में आना जाना पड़ा होगा, तो क्या आपको जरा भी याद नहीं कि आपने कौन से हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया था? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये बताओ किसके साथ जाती थी, किस साधन से आती जाती थी, ये बताओ। तो प्रियंका ने दिमाग पर जोर डाला
फिर बोली कि बहुत समय हो चुका है, मुझे अब कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर मैडम ने सौरभ से पूछा, अच्छा सौरभ जी, अब आप बताइए, आपने भी लिखवा रखा है कि इसके घर वालों ने आपके साथ मारपीट की और इसमें आपका एक पैर टूट गया था। आपको इस बारे में कुछ याद है या आप भी सब कुछ भूल चुके हैं? तो सौरभ कहता है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। सुबह के 9:30 बज रहे थे। मैं अपनी बाइक से कॉलेज के लिए जा रहा था। रास्ते में ही इनके भाई और पिताजी ने 3-4 लोगों के साथ मुझे घेर लिया और बातचीत करते हुए मुझे गाड़ी से नीचे खींचा और खूब मारपीट की। 2-3 लोग मेरे पैरों पर चढ़ गए, जिससे मेरा दाहिना पैर टूट गया। मेरे सिर में चोट आई। मेरे हाथों पैरों में, पूरे बदन में मेरे चोटें ही थीं। जब पास पड़ोस के लोग मुझे छुड़ाने के लिए आगे आए तो वो लोग वहां से भाग गए। उसके आधा घंटा बाद मेरी बहन और उनके पति मुझे तुरंत डॉक्टर रजा के यहां लेकर गए। वहां मेरा इलाज हुआ और मैं 15 दिनों तक सिर्फ बेड पर ही लेटा रहा। मेरी मां ने एक छोटे बच्चे की तरह मेरी देखभाल की। तब जाकर मैं थोड़ा चलना शुरू हुआ था। मुझे एक एक बात बहुत अच्छे से याद है। इतना कहते हुए उसकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर प्रियंका कहती है कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे और शुक्र करो कि तुम उस दिन बच गए, नहीं तो इससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाता। अब उसे यह बातें बोलता देख उसके वकील बोलते हैं कि चुप हो जाओ, ये सब क्या बोलती जा रही हो। तो महिला जज वकील साहब को चुप करते हुए कहती है कि वकील साहब, आप इन्हें बोलने दीजिए। अगर आप लोग बीच में ना आए तो किसी भी केस को बड़ी आसानी से निपटाया जा सकता है। हमें इतना भी समय नहीं लगता है। सच और झूठ की पहचान करने में फिलहाल प्रियंका अब चुप हो जाती है। फिर वह प्रियंका से पूछती है कि यह बताइए, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की असल वजह क्या थी। तो प्रियंका कहती है, जैसा कि आपको भी मालूम है, यह एक सरकारी टीचर है। इनकी अच्छी खासी 70-8 हजार की सैलरी है, लेकिन ये मुझे अपनी सैलरी का एक भी रुपया नहीं देते हैं। और इससे अलग अगर मेरा कोई रिश्तेदार घर आ जाए तो उस पर शक करते हैं और अपने रिश्तेदारों पर दिल खोलकर खर्चा करते हैं। ये मेरे साथ मारपीट करते हैं। मैंने इनसे शादी कर ली है तो ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी भर इनकी गुलामी करती रहूंगी, लेकिन मेरी भी एक जिंदगी है। मेरा भी मन करता है मैं 1-2 महीना अपने मायके में रहूं, कहीं घूमने जाऊं, अपने शौक पूरे करूं। ये सब मेरी मर्जी है। इसके बाद वह सौरभ से पूछती है कि अब आप बताइए, असल वजह क्या थी झगड़े की? क्या तुम वाकई में इनके रिश्तेदारों की इज्जत और भगत नहीं करते हो? तो सौरभ बोलता है, अरे कौन से रिश्तेदार मैडम, इसके आज तक जितने भी रिश्तेदार आए हैं सबके सब नौजवान लड़के ही होते हैं। किसी को बताती है कि बुआ का लड़का है, किसी को बताती है कि मामा का लड़का, और किसी को अपनी मौसी का लड़का बताती है। किसी को कहती है कि बगल वाले भैया है, और कोई इनका मोबाइल का काम करने वाला होता है। इस तरह से इनके रिश्तेदार होते हैं। इसके बावजूद भी उनके साथ अकेली जाती है घूमने के लिए और देर रात को घर लौटती है और उन्हीं लोगों से मोबाइल में रातों को लगी रहती है। अब क्या मैं इतना ही न समझ हूं जो मैं समझ नहीं सकता हूं कि आखिर वह लोग इसके लगते क्या हैं। अब अगर मैं इस बारे में इन्हें कुछ कहता हूं तो मुझसे झगड़ा करती है और उन्हीं लोगों से मुझे धमकियां दिलवा है। कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गायब करा दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। कि आखिर गए तो गए कहां मैडम? मैं बहुत ज्यादा सताया गया हूं, बहुत पीड़ित व्यक्ति हूं। जब से इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, मैं पिछले 5 सालों से कचहरी के चक्कर लगाने में हूं। चक्कर काटते काटते थक चुका हूं। मैं अपने माता पिता को देखूं या अपनी नौकरी को देखूं या फिर इसी तरह दर दर के धक्के खाता रहूं, इसको तो कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है। टेंशन फ्री रहती है मुझे। आप इससे न्याय दिलाते हुए छुटकारा दिला दीजिए। ये मेरी सैलरी का आधा पैसा मांगती है। तो तभी प्रियंका कहती है, अब आधा नहीं, तुम्हें पूरे ही देने होंगे, और अगर नहीं दोगे तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करवाती हूं। देखिए मैडम सरेआम कैसे मुझे धमकियां दे रही हैं। मैं इससे बहुत तंग आ गया हूं। अगर मेरे मां बाप ने मुझे ना संभाला होता तो ना जाने कब का मैं अपनी जिंदगी को खराब कर चुका होता। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे मां बाप की देखरेख कौन करेगा? तो प्रियंका कहती है, अरे अपने मां बाप को भी अपने साथ ले जाना। दोस्तों, तभी प्रियंका का वे वकील बोलता है, अरे बस चुप हो जाइए।
तो फिर महिला जज बोलती है, वकील साहब, आप तो कह रहे थे कि आपकी मुवक्किल बहुत मासूम है ना, समझ है, और यहां तो ये सरेआम खुली धमकियां दिए जा रही हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? अब वकील भी शांत रह जाता है। तो फिर मैडम कहती हैं, अच्छा ठीक है, ये बताओ, तुम अपने पति सौरभ के साथ वापस जाओगी या नहीं? तो प्रियंका कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूं और मुझे मेरे से सारे पैसे चाहिए, जो कुछ भी मेरे माँ बाप ने शादी में खर्च किए थे। अब इस पर सौरभ बोलता है कि मैडम, ये सभी दहेज का सामान ले जा चुकी है, एक चादर तक नहीं छोड़ी इसने, गहने वगैरह सब कुछ ले लिया है और उल्टा दहेज का मुकदमा मुझ पर लगाया हुआ है। अब बताऊं, मैं इसको क्या वापस करूं? मेरा पैर तोड़ा और मेरे ही ऊपर अपने हाथ तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। इस तरह से मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, इसलिए आप मुझे इससे न्याय दिलाकर निजात दिला दीजिए। तो मैडम दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए, या तो इन्हें 10 लाख रुपए दीजिए, क्योंकि इनकी कोई नौकरी तो है नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा तो चाहिए ही, या ऐसा कीजिए, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए, इज्जत के साथ रखिए। अब यह बात सुनते ही प्रियंका तो खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे 10 नहीं, पूरे 20 लाख चाहिए। तो सौरभ कहता है, मैं कहां से इतना पैसा दे पाऊंगा, मैंने अभी अभी घर बनवाया है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो 10 लाख भी नहीं दे सकता, तो 20 लाख कहां से लाऊंगा? तो उन्होंने कहा, तो आप दूसरा विकल्प चुन लीजिए, इन्हें इज्जत से अपने घर ले जाइए। तो सौरभ ने कहा, अच्छा ठीक है मैडम, मुझे 15 दिनों का समय चाहिए। अब दोस्तों, वह 15 दिनों का समय मांग लेता है। तो तभी प्रियंका कहती है कि अगर यह मुझे अभी RS लाख देता है तो ठीक है, नहीं तो मैं 15 दिन बाद पूरे RS लाख लूंगी। तो तभी प्रियंका के वकील ने कहा कि मैडम 10 या 20 लाख से क्या होगा, इन्हें कम से कम RS लाख चाहिए होंगे मुआवजे के तौर पर। तो दोस्तों मैडम कहती हैं कि आपके मुवक्किल ने सरेआम धमकियां दी तो आप उस पर कुछ नहीं बोले, और जब यह RS लाख मांग रही है तो आप उन्हें बढ़ाकर 50 लाख कर रहे हैं। इसी बीच सौरभ के वकील भी बोलते हैं कि मैडम, कायदे के हिसाब से तो इस रिश्ते को बिना किसी लेन देन के ही समाप्त कर देना चाहिए और मेरे मुवक्किल को इस और औरत से छुटकारा दिलाकर न्याय दिलाना चाहिए, लेकिन आपने जो इतना मुआवजा रखा है वह सोच समझ कर ही रखा होगा। मैं आपके फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन आप हमें 15 दिन का समय दे दीजिए, उसके बाद हम सोचकर बता देंगे कि हमें क्या करना है। तो मैडम कहती है, ठीक है, आप लोग 15 दिनों बाद आइएगा। अब दोस्तों, इसके बाद कोर्ट बंद कर दिया जाता है और सभी अपने घरों को जाने लगते हैं। जो मजिस्ट्रेट साहिबा होती है वह भी गाड़ी में बैठकर अपने घर को जा रही थी, तो वह रास्ते में देखती है कि रास्ते में सौरभ को 6-7 लोगों ने घेर रखा है और प्रियंका उसे धमकाते हुए कह रही है कि 50 लाख लेने के बाद भी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी, यह कर दूंगी, वो कर दूंगी, तरह तरह की बातें उसे सुना रही थीं। तभी वह अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहती है और गाड़ी से उतरकर कहती है कि यहां यह सब क्या हो रहा है। सभी लोग देखते हैं कि यह तो मजिस्ट्रेट मैडम है, तो सभी वहां से भाग जाते हैं। अब दोस्तों, 15 दिन बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अगले ही संडे सौरभ अपनी मां का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहीं मजिस्ट्रेट मैडम भी अपना इलाज कराने के लिए आई हुई थी। मैडम जब उसे वहां देखती है तो उसे पहचान जाती है, अपने गार्ड से उसे बुलवा है। मैडम प्राइवेट वार्ड में थी। सौरभ उनके पास आता है और पूछता है, मैडम आपको क्या हो गया है? तो मैडम कहती हैं, कुछ नहीं, पेट दर्द हो रहा था, जब बर्दाश्त से ज्यादा होने लगा तो हॉस्पिटल आ गई, यहां इंजेक्शन ग्लूकोज वगैरह लगवाया है तो अब आराम है। तो मैडम ने पूछा कि अब आपकी मां की तबीयत कैसी है? तो सौरभ ने बताया कि अब ठीक है, उनकी दवा यहीं से जाती है, बाहर पापा के साथ बैठी हुई है। फिर सौरभ सोचता है कि मैडम से अकेले बातचीत करने का मौका है, क्यों ना इनसे केस के सिलसिले में कुछ बातचीत की जाए। वह कहता है कि मैडम, प्रियंका की वजह से मेरा सामाजिक स्तर बहुत गिर चुका है, मैं कि किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं बचा हूं, उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, मैंने जो कुछ भी उसके बारे में बोला है वह सब बातें सच हैं। तो मैडम ने कहा कि देखो, मैं यहां आपके केस के सिलसिले में कोई बातचीत नहीं कर सकती हूं। हां, जिंदगी में कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे जुड़ जाते हैं, मैं अच्छे से वाकिफ हूं, मैंने कई साल वकालत की,
उसके बाद 3 सालों से मुकदमा के फैसले सुना रही हूं। मैंने कई केस में देखा है कि कहीं पत्नी को पति द्वारा सताया जाता है तो कहीं पति को पत्नी द्वारा सताया और परेशान किया जाता है। इस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं समाज में। मैंने तो अपना फैसला सुना ही दिया है। या तो आप उन्हें पैसा दे दें या उन्हें अपने घर ले जाना, और बेहतर होगा कि आप उन्हें अपने साथ ही ले जाइए। आप तो एक मास्टर हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन रिश्ते को अच्छे से सुधार लीजिए। तो फिर सौरभ कहता है कि मैडम, यह 2 साल से मेरे साथ रही। इन 2 सालों में मैं उसके सामने 10 नहीं 20 बार झुक चुका हूं, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं मानती। अब आपसे क्या ही छुपाना, सबके सामने मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरे माँ बाप टेंशन में रहते हैं, कोई दूसरी संतान नहीं है, हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। मेरी उम्र भी 336 साल की हो चुकी है, कब मेरी खुद की औलाद होगी, इसी आशा में जिंदगी गुजर गई। लेकिन उस औरत को कोई परवाह ही नहीं। बस मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं, देखता हूं कहीं से हो जाए तो मैं अपना पीछा छुड़ा लूंगा, क्योंकि अगर ले भी गया तो फिर से यही सब नाटक मेरे साथ लगाकर रखेगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो मैडम कहती हैं, देखिए, इस बारे में मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकती हूं। आपको दोनों विकल्पों में से किसी एक को खुद ही चुनना होगा। सौरभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि मैडम, बस मैं उसको पैसा ही दे दूंगा। तो मैडम कहती हैं, हां ठीक है, उससे भी अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएगी। वह कहता है कि अभी भी मुझे धमकियां दिलवा है कि ऐसा करा दूंगी, वैसा करा दूंगी। तो मैडम कहती हैं, अच्छा आप ऐसा करिए, मेरा नंबर ले लीजिए। अगर उन्होंने आपके साथ कोई भी हरकत या आपको परेशान करने की कोशिश की तो आप मुझे बता देना। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। अब 15 दिन बाद दोनों कोर्ट में पेश होते हैं और सिर्फ 2 ही मिनट में फैसला हो जाता है, क्योंकि सौरभ RS 10 लाख का चेक प्रियंका को दे देता है और उन्हीं मजिस्ट्रेट के सामने उन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों, करीब 20 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मजिस्ट्रेट मैडम सौरभ को कॉल लगाती है और पूछती है कि क्या हाल चाल है मास्टर साहब। अब तो आपको कोई धमकियां वगैरह नहीं मिल रही हैं। अब वह जैसे ही देखता है कि मैडम जी का फोन है, वह हैरान रह जाता है। सौरभ कहता है कि मैडम, मेरे दिए हुए पैसों से उसने दूसरी शादी कर ली है, अब कोई धमकी नहीं देती है। तो मैडम ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम भी अपनी दूसरी शादी कर लेना, क्या कर सकते हैं। रिश्ते नाते में ये सब चलता रहता है, कहीं ना कोई इस सब में उलझता ही है, कोई नहीं बचा हुआ है इस सब से। फिर सौरभ कहता है कि हां मैडम, लेकिन आप लोग तो बचे हुए होंगे इन सब से। तो मैडम कहती हैं, अरे कहां, मैं भी नहीं बची हूं इस सब से। तो वह अपनी कहानी बताती है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो एक लड़का डॉक्टर बनकर मुझसे मिला। हम दोनों दोस्त बने, एक दूसरे के साथ घूमने लगे। फिर वो मेरे साथ रिलेशन बनाने का दबाव बनाने लगा। मुझे उसके कैरेक्टर पर शक हुआ। मैंने उसके बारे में अधिक जानकारी निकाली तो पता चला वो लड़का 1 नंबर का ठगी है। डॉक्टर भी नहीं था। मैंने उससे अपना पीछ छुड़ाया तो वह मेरी कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देने लगा। मैंने कानून का सहारा लिया और बड़ी ही मुश्किल से मैंने उससे अपना पीछा छुड़ाया है। तो यह समझो कि इस सब से कोई नहीं बच पाया है। बहरहाल आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, आप इतने अच्छे हो, आपको तो बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है मैडम, मैं कर लूंगा, लेकिन किससे करूं। मैंने तो इस बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं, ऐसी कोई लड़की मुझे दिखाई ही नहीं दी है। तो मैडम कहती है, ठीक है, आज आपके पास किसी लड़की का फोन आएगा तो आप उससे बात कर लेना। दोस्तों, वो चौंक जाता है, पूछता है कौन सी लड़की। मैडम, वो कहती है बस आपके पास फोन आएगा, आप खुद उससे बात कर लेना। अब मैडम इतना कहकर फोन काट देती है। मास्टर साहब इंतजार में लगे रहते हैं कि किसी लड़की का फोन आएगा। रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन किसी लड़की का फोन नहीं आता है। 1-2 फोन आए तो थे, लेकिन वो मास्टर जी के परिचित ही लोग थे। जब भी फोन आता था तो मास्टर साहब का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। करीब रात के 11 बज चुके थे। फिर मैडम ही कॉल करती हैं और पूछती हैं कि मास्टर साहब क्या हाल है, आपके आया किसी लड़की बड़की का फोन आपके पास। तो सौरभ कहता है, अरे नहीं मैडम, अभी तो नहीं आया है, मैं तो इंतजार में ही था। तो वह कहती है, कोई बात नहीं, आप इंतजार करिए दोस्तों। फिर अगला दिन भी गुजर जाता है।
तो मैडम रात में फिर से कॉल करती है और पूछती है कि मास्टर साहब आया था, क्या कल किसी लड़की का फोन आपके पास? तो मास्टर जी ने कहा, नहीं मैडम, किसी का फोन नहीं आया। तो मैडम ने कहा, अरे जरा सही से याद कीजिए, आया होगा तो? मास्टर जी ने कहा, नहीं मैडम, सिर्फ आपका ही 2 बार फोन आया था, कल तो फिर। मैडम ने कहा कि क्या मैं लड़की नहीं हूं मास्टर साहब? अब दोस्तों, इतना सुनते ही सौरभ की सांसें थम जाती हैं। वह रोने लगता है और कहता है, मैडम, आप अपने बारे में बात कर रही हैं? तो मैडम बोली, हां, मैं अपने बारे में ही बात कर रही थी। क्या मैं अच्छी नहीं हूं? मास्टर जी ने कहा, मैडम, आपके लिए मैं निशब्द हूं, आपका क्या ही कहना, आप तो मजिस्ट्रेट हैं और मैं एक मास्टर हूं। तो उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, आप तो एक गुरु हैं और आपसे ही पढ़ लिख कर लोग यह मुकाम हासिल करते हैं। अब दोस्तों, मास्टर जी के पास कोई शब्द नहीं रहते। फिलहाल अगले दिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं और कुछ महीने बाद ही दोनों शादी भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे साथ तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।